हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आज हम इकाई 8 लेकर आए हैं, जो आपके नाटक के टॉपिक है, जिसमें आपके 14 नाटक लगे हुए हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर अपना मैसेज भेज सकते हैं और व्हाट्सएप चैटिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। अंधेर नगरी नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित मौलिक नाटक अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। अंधेर नगरी एक व्यंग्य प्रधान प्रहसन है, जिसमें कुल 6 अंक हैं। अंधेर नगरी नाटक के पात्र महंत जी, गोवर्धन दास, नारायण दास शिष्य, चौपट राजा, कुंचडीन हलवाई, घासीराम फरियादी, कल्लू बनिया, चुनने वाला, बिस्ती कसाई, गडेरिया कोतवाल। अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी नशेबाज निकम्मा रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। भारतेंदु जी ने इस नाटक की रचना केवल एक रात में ही पूरी कर ली थी। अंधेर नगरी नाटक का राजा मूर्ख, विवेकहीन तथा अस्थिर प्रवृत्ति वाला व नीति अनीति के भेद को नहीं समझता है। विरासत के धन का उपभोग, जनता का शोषण और अंधे की लकड़ी के समान सबको एक ही तरह हाँकने का प्रयत्न करने वाला है। भारतेंदु जी ने इस नाटक में गद्य पद्य के मिश्रण से एक विशेष गति प्रदान की है। पहले अंक की शुरुआत महंत जी का अपने 2 चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ राम भजन करते हुए नगर में प्रवेश करने से होता है। वैसे ये गुरु चेले किसी जंगल में रहते हैं। गुरु महंत जी के आदेश पर गोवर्धन दास पश्चिम और नारायण दास पूर्व दिशा की ओर भिक्षाटन के लिए जाता है। गोवर्धन दास गुरु से कहता है कि वह अधिक भीख लेकर लौटेगा। इस पर गुरु जी कहते हैं कि अधिक लालच पाप का मूल्य होता है और इससे यश और मान दोनों मिट जाते हैं। महंत जी भीख में केवल अनाज प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरे अंक में बाजार का वर्णन है, जहाँ तरह तरह की वस्तु बेची जा रही है। नगर के बाजार में कबाब वाला नए अंदाज में कबाब बेचता है। कबाब गर्मा गर्म, मसालेदार, 84 मसाला, 72, आज खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। घासी राम चनाचूर गरम बेचता है, इसकी झोली ही दुकान है। नाटक में काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्या तोकी मैना का जिक्र चना बेचने वाला घासी राम करता है। नारंगी वाला सिलहट, बुटवल, राम बाग, आनंद बाग आदि जगहों का नाम लेते हुए नारंगी बेचता है। हलवाई वाला इमारती लड्डू, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, पेड़ा, कचौड़ी, समोसा, घेवर, गुपचुप, हलवा, मोहन भोग आदि पकवान बेच रहा है। कुंजड़ेन धनिया, मेथी, पालक, सोवा, बैंगन, कोहड़ा आदि सब्जियां बेचती है और यह पदात्मक पंक्ति भी बोलती है, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके से बाजी, ले ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। कोई मुगल व्यवसायी पिस्ता, अखरोटा, अनार, बेहदाना, मुनक्का, किशमिश, अंजीर आदि फल और मेवा बेचता है। चूरन बेचने वाला व्यंग्य उक्ति में चूरन की खासियत बताते हुए कहता है कि इसे जो अमला कचहरी के कारिंद खाता है वो लिए गए सभी रिश्वत को पचा जाता है। अगर इस चूरन को पुलिस वाला खा ले तो वह सब कानून को ही हजम कर जाएगा। इस चूरन को अगर साहब लोग खाएंगे तो सारा हिंद हजम कर जाएंगे। जात वाला ब्राह्मण 1 टके में जात बेचता है, वह ब्राह्मण को धोबी और धोबी के ब्राह्मण को मुसलमान बनाने की बात करता है।
बनिया आटा, दाल, लकड़ी, घी, चीनी, चावल, मसाला आदि गल्ला का सामान बेचता है। गौर करने की बात यह है कि उपरोक्त जितने भी बेचने वाले हैं सभी अपने सामान को 1 टके में 1 शेर बेच रहा होता है। गोवर्धन दास गोवर्धन दास बनिया, कुजडीन, हलवाई सभी के पास जाता है और सभी 1 टके में 1 शेर हर सामान बताता है। गोवर्धन दास के पूछने पर कि हलवाई इस नगर का नाम अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा बताता है। गोवर्धन दास आनंदित हो यह गीत गाता, अंधेर नगरी चौपट राजा टक्केसर बाजी टक्केसर खाजा। गोवर्धन दास भिक्षा में 7 पैसे लाता है और उसी से 3.5 शेर मिठाई खरीदता है। तीसरे अंक के शुरू में दृश्य जंगल का है। महंत जी और नारायण दास राम भजो के गीत गा रहे हैं तो गोवर्धन दास अंधेर नगरी गीत गाते हुए आता है। महंत जी को अंधेर नगरी में सभी चीज टक्केसर से मिलने की सूचना पहले नारायण दास देता है। महंत जी अपने साधु शिष्यों से कहते हैं कि जहाँ टक्केसर भाजी टक्केसर खाजा मिल रहे हो ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं है। महंत जी के कहने पर गोवर्धन दास इस नगरी को छोड़कर नहीं जाता है। महंत जी गोवर्धन दास पर संभावित संकट को महसूस करते हुए कहते हैं कि जब कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। चौथे अंक की शुरुआत राजसभा से होती है जहां राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। राजा एक सेवक के पान खाइयो महाराज शब्द को शुभ नखा आयो है समझ लेता है और वस्तु स्थिति अस्पष्ट होने पर सेवक को 100 कोड़े लगाने का आदेश देता है। मंत्री के कहने पर कि यह इसका नहीं तमोली का दोष है, ना वह पान लगा कर देता और ना वह सेवक बोलता। राजा तमोली को 200 कोड़े लगाने का आदेश देता है। मंत्री यह साबित कर देता है कि यह सजा सेवक और तमोली को ना मिलकर सुपनखा को मिलना चाहिए। राजा के पास एक फरियादी आता है जिसकी बकरी कल्लू बनिया की दीवार गिरने से दबकर मर गई। राजा अपने मूर्खता का परिचय देते हुए दीवार को गिरफ्तार करने का आदेश देता जो संभव नहीं था। अंत में राजा के पास उससे जुड़े बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया और कोतवाल सभी को एक एक कर उपस्थित किया जाता है और सभी अपना दोष दूसरे के माथे मढ़ते चले जाते हैं। मूर्ख राजा अंत में नगर कोतवाल को फांसी का सजा सुना देता है। वस्तुतः अविवेकी चौपट राजा ना तो शिकायत करता की समस्या को समझता और ना ही कोई न्याय करता है और ना अपराधी को दंडित करता बल्कि एक निरपराध को मौत की सजा सुना देता है। 5वें अंक की शुरुआत अरनये से गोवर्धन दास गाते गाते हुए आने से होता है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी में टकेसर के भाव से मिठाई खाकर मोटा हो गया। वह राज्य की अव्यवस्था का वर्णन करते हुए गाना गाता है। अंधेर नगरी में हर और अन्याय का बोलबाला, यहाँ गाय बकरी में कोई अंतर नहीं है। इस नगरी के लोग विवेकहीनता यहाँ तक पहुँच गई है कि वेश्या और पत्नी को समान माना जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन दास इस नगरी में इसलिए खुश है क्योंकि उसे खाने को खूब मिल रहा है। गोवर्धन दास को 4 प्यादा सिपाही पकड़कर राजा के पास फांसी देने के लिए ले जाता है। गोवर्धन दास के पूछने पर कि मेरी गलती क्या है, प्यादा कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं, फांसी कोतवाल को होना था किंतु फंदा बड़े आकार का बन गया जबकि वह पतला दुबला आदमी है। तुम मोटे हो और फंदा तुम्हारे गले में आ जाएगा इसलिए तुम्हें फांसी होगी। 5वें अंक के अंतिम में रोता चिल्लाता हुआ गोवर्धन सिपाही के साथ जाता है, तभी वह अपने गुरु को याद करता है।
छठे अंक की शुरुआत शमशान से होता है, जहाँ गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही का प्रवेश होता है, जो उसे फांसी देने हेतु शमशान ले जा रहा है। गुरु महंत जी वहाँ उपस्थित हो एक चाल चलते हैं, हरवी नारायण दास के कानों में कुछ कहते हैं। उसके बाद गुरु चेला में फांसी पर चढ़ने के लिए होड़ होने लगती है। असल में गुरु का कहना था कि इस समय की साहित्य के अनुसार जो भी फांसी पर चढ़ेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। नाटक में हम पाते हैं कि महंत के फांसी पर चढ़कर स्वर्ग जाने की बात सुनकर कोतवाल और मंत्री दोनों फांसी पर चढ़ना चाहता है। मूर्ख राजा यह कहते हुए फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है कि राजा के जीवित रहते हुए पहले फांसी कौन चढ़ सकता है। वस्तुतः अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु ने हास्य व्यंग्य के द्वारा विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया, बल्कि उससे प्रभावित शासक, प्रजा, सामान्य आदमी आदि सभी की मूलहीन चेतना को अर्थात रूप में प्रकट कर दिया है। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु जी ने मुहावरे और लोकोक्ति का भी सहसा स्वाभाविक प्रयोग किया है, जैसे खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, किया दंत सभी का खट्टा, जिनके पेट पचो नहीं बात, अंग्रेज का भी दांत खट्टा, भोज चढ़ाकर सिपाहियों से आदि। अंधेर नगरी के महंत जी आस्तिक, विवेकशील, त्यागी, लोभ रहित, सव्यशिष्ट और निर्भय और साहसी, संयमी, वाक्पटु तथा अपने शिष्य को संकट से बचाने वाले गुरु का प्रतीक है। यह नाटक प्रथम और अंतिम छठे अंक में उपस्थित होता है। गोवर्धन दास लोभी प्रवृत्ति के साधु का प्रतीक है, जिसके चरित्र में अविश्वास, जीवन और लोभ, अवज्ञाकारी, ढोंगी प्रवृत्ति, असंयमी रूप देखने को मिलता है। अंधेर नगरी नाटक का चौपड़ राजा इस नाटक का मुख्य पात्र है। वह तत्कालीन अंग्रेजी शासन से भ्रष्ट व्यवहार, अन्याय, शासन व्यवस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि आज की भ्रष्ट नीति और सनकी शासन का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक में चौपड़ राजा एक विवेकहीन, नशेबाज, अव्यावहारिक, निर्णयहीन, शिष्ट, डरपोक, अंधविश्वासी, सनकी राजा के रूप में चित्रित हुआ है। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु जी ने तत्कालीन नारी की दुर्दशा के बहाने आज की नारी की त्रासदी का वर्णन किया है। आवारा लोग आज की युवतियों पर बुरी दृष्टि डाल रहे हैं, उन्हें पैसे का लोभ दिखा अपने जाल में फंसा रहे हैं। समाज में नारी की असहायता का बोध कराने वाली इस पंक्ति को देखा जा सकता है। मछरियाँ 1 टके के बिकाए, लाख टका के व जौवन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए। काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1884 ईस्वी में बलिया में इस नाटक का मंचन का उल्लेख किया है। सन 1978 में कारंथ द्वारा इस नाटक का मंचन यक्षगान शैली द्वारा प्रस्तुत किया गया। अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण कथन। प्रथम अंक से बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देखो कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। महंत जी का कथन। बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल्य है। महंत जी का कथन प्रथम अंक से। दूसरा अंक। चना हकीम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। घासीराम का कथन दूसरा अंक से। मैं तो पिया के रंजन रंगी, मैं तो भोले लेकर संगी, नारंगी वाली का कथन दूसरा अंक से। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, हलवाई का कथन दूसरा अंक से। ऐसे जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिए, वैसे अंधेर नगरी के हम, हलवाई का कथन दूसरा अंक से। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके सरबाजी, ले ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, कुंजदिन का कथन दूसरे अंक से।
हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बोम बोक बोम बोक। मुगल का कथन दूसरे अंक से। चूरन आमले सब जो खावे, दोनों रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन वाला का कथन दूसरे अंक से। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन वाला का कथन दूसरे अंक से। टक्के के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टक्के के वास्ते पाप को पुण्य माने। जात वाला ब्राह्मण का कथन दूसरे अंक से। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्केसर भाजी टक्केसर खाजा। गोवर्धन दास का कथन दूसरा अंक से। तीसरा अंक, 7 पैसे भीख में मिले, उसे से इतनी मिठाई मोल ले ली। गोवर्धन दास का कथन तीसरा अंक से। ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं, जहाँ टक्केसर भाजी टक्केसर ही खाजा हो। महंत जी का कथन तीसरा अंक से। सेत सेद सब एक, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश को देश में कभू न कीजिए वास। महंत जी का कथन तीसरा अंक से। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। महंत जी का कथन तीसरा अंक से। गुरुजी, ऐसे तो संसार भर में कोई देशी नहीं जो 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। गोवर्धन दास का कथन तीसरा अंक से। कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। महंत जी का कथन तीसरा अंक से। चौथा अंक, दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक हमको डरा दिया, मंत्री इसको सेवक को 100 कोड़े लगे। चौपट राजा का कथन चौथा अंक से। क्यों बे बनिए इसकी लड़की नहीं बरकी, क्यों दबकर मर गई। राजा का कथन चौथा अंक से। या तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मंत्री का कथन चौथा अंक से। चलिए अब हम 5वां अंक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टक्केसर बाजी टक्केसर खाजा। गोवर्धन दास का कथन 5वां अंक से। जात पात पूछे न ही कोई, हरि भजे सो हरि को होई। गोवर्धन दास का कथन 5वां अंक से। वैश्या जोरू एक समान, बकरे गाओ एक करे जान। गोवर्धन दास का कथन 5वां अंक से। सच गए तो पनही खावे, झूठ बहु विधि पदवी पावे। गोवर्धन दास का कथन 5वां अंक से। फांसी, अरे बाप फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी कि मुझको फांसी। गोवर्धन दास का कथन 5वां अंक से। आप बहुत मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। दूसरा प्यादा का कथन 5वां अंक से। मोटे होने से फांसी या कहाँ का न्याय है। गोवर्धन दास का कथन 5वां अंक से। इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। पहला प्यादा का कथन 5वां अंक से। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गोवर्धन दास का कथन 5वां अंक से। अब हम 6ठा अंक के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। इस समय ऐसी शायद है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। गुरु महंत का कथन। हम लटकेंगे हमारे शबाब तो दीवार गिरी। कोतवाल का कथन 6ठा अंक से। राजा के आछत और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। चौपट राजा का कथन 6ठा अंक से। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं अंधेर नगरी के बारे में विद्वानों की राय जो दिए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का कथन। भारतेंदु हिंदी के पहले रचनाकार विचारक हैं जो मध्यकालीनता के बड़े से हिंदी जाति की रचनाशीलता को निकालकर आधुनिक जीवन की दहलीज पर खड़ा करते एक लंबे संघर्ष से भीतरी तथा बाहरी दोनों स्तरों पर गुजरते हुए अपनी चेतना के साथ एक पूरे युग की चेतना को नया संस्कार देते हैं। सत्य प्रकाश मिश्र का कथन। यह नाटक अंधेर नगरी इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्य और
मनमानेपन पर रोशनी डालती है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन वे भारतेंदु जी सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक और तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के ऐसे रसपूर्ण और मर्मस्पर्शी कवित्व सवैया निकले थे जो उनके जीवन काल में ही इधर उधर लोगों के मुंह में सुनाई पड़ने लगे थे। और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए उनके लेख और कविताएं चारों और देश के मंगल का मंत्र फूंकती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन भारतेंदु अपने मौलिक और अनूदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटक के माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। उन्होंने भोडे और गलत अनुवाद के मुकाबले सरस और रचनात्मक अनुवाद की मिसालें रखी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का कथन यदि हम एक ऐसे नाटककार ढूंढें जिसने नाट्य शास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला पर सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन व अनुवाद किया हो, जिसने वैश्विक सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक ऐतिहासिक एवं मौलिक नाटकों की रचना की हो, तो समस्त विश्व साहित्य में केवल 2-4 ही मिलेंगे और उन सब में भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। भारतेंदु जी ने प्रहसन के बारे में कहा, हास्य रस का मुख्य खेल नायक राजा व धनी व ब्राह्मण का धौर्त कोई हो, इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है। यद्यपि प्राचीन रीति से इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते हैं, जैसे हास्य वर्णी वैदिक हिंसा हिंसा न भावती अंधेर नगरी। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन पत्रिकाओं में व्यंग्यपूर्ण स्रोत और संवाद लिखकर भारतेंदु ने दिखा दिया था कि व्यंग्य लेखन के वे आचार्य हैं। नाटकों में भी उनका व्यंग्य और हास्य खूब निखरा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक जगह और लिखते हैं, भारतेंदु का व्यंग्य और हास्य पैना और मार्मिक है। वह दूसरों पर निडर होकर फतवियाँ कसते हैं। उनका उद्देश्य मनोरंजन करना ही नहीं है, वरन अपने व्यंग्य शेरों की मार से कुरीतियों और उनकी दाद देने वाले निर्मूल कर देना भी है। उनकी प्रहसन कला का आधार अर्थात जीवन का अनुभव, समाज सुधार का स्वस्थ दृष्टिकोण और अनाचार के प्रति उनकी घृणा है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह का कथन जहाँ ना धर्म है, ना बुद्धि है, ना नीति है, ना सृजन से भरा समाज है, वे अपने ही आप बर्बाद होते हैं। मित्रों, नेक्स्ट क्लास में हम भारत दूरदर्शन नाटक लेकर आएंगे, या भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही नाटक है। मित्रों, आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।